Hi guys, welcome. This is your Sameer Koli sir with the lecture number 3 of the topic called carbon and compounds. कार्बन एंड कंपाउंड्स के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के बाद अब हम कहाँ खड़े हो गए हैं? अब हमारी पोजीशन ये है कि हम जानते हैं एल्केन्स क्या हैं, हमें पता है एल्कीन्स क्या हैं और हमें पता है एल्काइंस क्या हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अगर क्लास 7 है तो जब क्लास देख रही है कि यार ये तो सही है, बार बार सर एक ही चीज बोले जा रहे हैं। अब इन फार्मूलाज को अभी तक आपने लिखा है, अब ये फार्मूलाज फील करने का टाइम आ गया है कि वेदर यू आर फीलिंग इट राइट और नॉट। सर CN होता है H डबल से 2 ज्यादा, CN होता है H डबल के बराबर, और सर CN होता है H की वैल्यू डबल से 2 माइनस। अगर मैं लिखता हूं C100 और H198 तो आप इसे कैसे देखोगे? आप बोलोगे सर साफ लग रहा है ये वाला फॉर्मूला। आप देख सकते हो C100 H2 × 100 -2 वाला फॉर्मूला, और क्योंकि ये फॉर्मूला लग रहा है सो इट इज अ अल्काइन ऑफ 100 कार्बन एटम्स। इट इज अ अल्काइन ऑफ 100 कार्बन एटम्स। मैंने बोला C7H21, ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो मेरी क्लास बोलेगी सर C7 है और H 7 × 3 है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये इन तीनों फैमिलीज में से ना एल्केन है, ना एल्कीन है, ना एल्काइन है। बस याद रख लेना डबल से 2 ज्यादा, डबल डबल से 2 कम। अगर वो बोलता है राइट एन एल्कीन ऑफ 27 कार्बन एटम्स, राइट एन एल्कीन ऑफ 27 कार्बन एटम्स का मतलब होगा n की वैल्यू डालो 27, तो इट विल बी C27 H2 × 27 C27 H54 C27 H54। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। ये था एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। अब कार्बन के अंदर इतनी क्या क्या वैरायटी हैं? तो कार्बन की जो पहली सीढ़ी थी वो थी कोवेलेंसी, के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। कार्बन की दूसरी सीढ़ी थी टेट्रावेलेंसी, कि भाई वैलेंसी 4 है तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। कार्बन का जो तीसरी बात थी वो थी कैटिनेशन, और कैटिनेशन के बाद एक बात कार्बन में और आ रही है जिस वजह से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी वेरी लार्ज। बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स क्यों होते हैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा पूरा बोर करते हैं। एल्केन्स CN H2n+2, n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1। मैंने n की वैल्यू डाली 1, मेरा आया CH4। मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया C, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। CH4, इस स्ट्रक्चर को मैं और घुमा नहीं सकता, सिंपल, टाइम नहीं वेस्ट करते। मैंने n की वैल्यू डाली 2, n की वैल्यू 2 डाली तो C2H6 हो गया। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 और 1, पहले तो 2 कार्बन है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो अब क्या लगाऊंगा यहाँ पर? H H H H H और H। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर सेम कंपाउंड को आपने हॉरिजॉन्टल लिख दिया, उसी सेम कंपाउंड को वर्टिकल लिख दिया, तो ये कोई आपने, हम लिखेंगे नो वेराइटी। आपने कोई वेराइटी नहीं रखी हमारे आगे, ये सेम ही स्ट्रक्चर है, ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, बिना बात के परेशान मत करो। मैंने कहा n की वैल्यू डालो 3, ध्यान से देखना, तो C3 और H की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब कार्बन क्लास देखेगी 1 2 3, ध्यान से। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ है तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया H3, 1 और 3 4, 1 और 1 यहाँ है तो यहाँ लिख दिया H2, 1 यहाँ है तो यहाँ लिख दिया H3। अब देख लो 3 और 2 6, और 3 और 3 6 और 2 8, बिल्कुल सही।
अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो तुम कहोगे सर अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सेम चीज को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई वैरायटी नहीं है। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो बच्चा कहेगा सर अब आप फिर वही वाली बात, बिना बात के बात को ट्विस्ट कर रहे हो। आपने कुछ नहीं किया, एक सीधी उंगली को टेढ़ा कर दिया, बट उंगली तो वही रहेगी ना, उंगली टूटी तो नहीं ना, उंगली वही रहेगी। प्लीज ध्यान से समझना। सर ये भी नो वेराइटी। बेटा आप जरा कॉन्सेंट्रेट हार्ड, ये भी कोई वेराइटी नहीं है। अब गेम अब चेंज होने वाली है। मैंने n की वैल्यू डाली 4, n की वैल्यू जैसे ही 4 डालूंगा यहां पर आ जाएगा C4H10। थोड़ी सी मुझे जगह की जरूरत है, इसलिए मैंने फालतू वाले कंपाउंड्स को जो वैरायटी नहीं दे रहे थे उन्हें हटा दिया। अब देखो n की वैल्यू जो मैंने 4 डाली, सो व्हाट आई गेट इज, क्लास देखे तो, हे माता रानी, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 1 है तो H3, 1 है तो H3, H2, H2, ये 4 कार्बन एटम आ गए। अब मैं इसको अगर ऐसे लगाऊंगा तो भी आप मानोगे नहीं, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो भी आप मानोगे नहीं। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरी क्लास ने कहा ओके सर, थैंक यू फॉर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। आपके पास टाइम होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब ध्यान से देखना, 4 है ना, इसकी वैलेंसी 1 1 है इधर, तो H3 4 हो गई। इसकी वैलेंसी 1 है इधर तो H3 4 हो गई। इसकी वैलेंसी 1 है इधर तो H3 4 हो गई। 1 2 और 3 है तो यहां पर H हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखो पहले, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो C4H 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, H10 कार्बन का 1 2 3 4, C4H का 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, H का 10। सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी या अलग अलग होंगी? प्लीज एक बात समझना, भगवान ना करे ये हाथ यहां से निकलकर छाती पर आ जाए, यही हाथ यहां से निकल के छाती पर आ जाए तो क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? प्लीज बात समझना। नहीं सर, यार बॉडी ऑर्गन्स तो पूरे ही हैं, सबके 2 हाथ होते हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, बट ये हाथ अगर यहां से यहां आ जाए और ये नाक यहां से पीठ पर आ जाए तो माहौल बदल जाएगा। लोग मुझे देखकर पहली या दूसरी बार तो डरने लग जाएंगे। तो वैसे ही इस फिनोमिना को ध्यान से देखना, ये फिनोमिना जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं कि यार कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। जी हाँ, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो चलो इसकी डेफिनेशन करते हैं। द फिनोमिना of existence of a compound in 2 or more forms with same chemical formula but different structural formula is called isomerism। is called क्या बेटा? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में ये लाइन और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब एक कार्बन एटम था तो कोई आइसोमर नहीं था, जब 2 कार्बन एटम थे तो भी कोई आइसोमर नहीं था, जब 3 कार्बन एटम थे तो भी कोई आइसोमर नहीं था, बट जैसे ही 4 कार्बन एटम आए तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। जी हाँ, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो एक अच्छा बच्चा यहीं पे
एक पॉइंट लिख लेगा कि आइसोमरिज्म स्टार्ट्स विद मिनिमम ऑफ 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम से आइसोमर्स स्टार्ट होते हैं। टॉपिक को समझना, लॉजिक को समझना। तो अब जब हमने बात करी C4H10 की, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ H3 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 H H3 H2 H2 H3, और ये जो दोनों दिख रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो C4H10 को देखकर मेरे मन में फीलिंग क्या आई? मेरे मन में फीलिंग आई C4H का 4 इंटू 2 प्लस 2 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एल्केन का। और क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला लग रहा है तो इसका नाम हो गया एन। और क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन एटम है तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? ब्यूटेन। ये थोड़ी मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे थोड़ा पता था। अब आइसोमर्स ऑफ, अब ये स्ट्रक्चर भी ब्यूटेन का है और ये स्ट्रक्चर भी ब्यूटेन का है, तो क्या दोनों को सेम नाम से बुलाएंगे? अगर मेरा ये हाथ यहां से लग के छाती पे आ जाएगा तो क्या मुझे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम आती है कि जब आप ब्यूटेन की बात कर रहे हो तो आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो? सर, आप उसके लिए इनकी नेमिंग कर दो। क्या कर दो सर? नेमिंग कर दो का मतलब समझना कि हमें बता दो कि कब आप इसके बारे में बात कर रहे हो और कब आप इसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये नेमिंग मैं नहीं करूंगा, ये नेमिंग होगी IUPAC। आपने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स बनाए और अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो नेमिंग करेगी उस नेमिंग को बोलते हैं IUPAC। IUPAC नॉमेन कल्चर, जिनके हिसाब से इनका नामकरण होगा, इसका नाम अलग होगा और इसका नाम अलग होगा। वो कराने से पहले हमें आपको एक और फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना है। ध्यान से देखना, ये फैमिली सबसे ज्यादा हमने देखी है एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें हमने n की वैल्यू डाली 1, तो ये हो गया CH4, जिसको हमने ऐसे लिख दिया C1 2 3 4। अब जो मैं बात कर रहा हूं उस बात का वास्तविक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखना, हमारे पास भगवान आए और इससे बात करी, हाँ भाई कार्बन क्या हालचाल है? तो कार्बन ने कहा भाई साहब मेरा हालचाल भगवान जी बहुत बढ़िया है, मेरे को सिंगल बॉन्ड्स की शेयरिंग चाहिए, मेरी सिंगल बॉन्ड्स की शेयरिंग हो रखी है, मैं अपनी जिंदगी से इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, मैं सैचुरेटेड हूं। भगवान जी ने कहा ओके मेरे प्यारे मीथेन, बस लेट्स हैव अ डील। भगवान जी ने कहा तू मुझे अपना एक हाइड्रोजन दे दे, तू मुझे अपना एक हाइड्रोजन दे दे। अभी तू जो कंप्लीट है उसके बदले में इनकम्प्लीट बन जा, ऐसा बन जा, ऐसा। अभी जो तू सुखी है उसके बदले में दुखी हो जा, कंप्लीट कंपाउंड से इनकम्प्लीट हो जा। प्लीज बात समझना, भगवान ऐसा कभी करते नहीं है, सुखी से दुखी हो जा। उसने कहा ओके भगवान, अब आप बोल रहे हो तो मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर देता हूं। मींस CH4 में से जब एक H चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, मगर एक ये डंडा खाली आ जाएगा। ये डंडा बताएगा कि एक कार्बन एटम का बॉन्ड नहीं बना हुआ, मतलब एक बॉन्ड खाली है। मतलब इसमें से जब एक जाएगा तो बन जाएगा ये CnH2n
+1 और एक खाली, ये कंप्लीट फैमिली से इनकम्प्लीट फैमिली बन रहा है। एल्केन में से जब एक H माइनस होता है तो वो बन जाता है एल्काइल। जी हाँ मेरे बच्चों, वो बन जाता है एल्काइल। तो वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत तेज हैं वो कहेंगे ओके, मीथेन में से जब एक कार्बन छिन गया तो वो बन गया मी मेथ आइल। जी हाँ, एक और फैमिली होती है जिस फैमिली को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर क्लास 7 है, एल्काइल ग्रुप का ये जनरल फॉर्मूला है, बट ये कंप्लीट फैमिली नहीं होती, ये ध्यान से देख लेना। आराम से मुझे पॉज कर लो, और जो मैंने लिखा है मैंने नीचे से ऊपर तक आपको समझाया है, पहले एल्काइल ग्रुप को एक बार प्यार से देख लो। तो बच्चे ने बोला ओके सर, एन की वैल्यू 1 डालें तो आएगा क्या सर, CH3 डंडा। ये डंडा बताता है कि आप कंप्लीट नहीं हो, तो आपका नाम हो जाएगा मिथाइल। एन की वैल्यू 2 डालें तो C2H5 स्लैश, 2 कार्बन एटम है तो आपका नाम हो जाएगा इथाइल। एन की वैल्यू 3 डालें तो हो जाएगा C3H7 स्लैश, आपका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। प्लीज, आज मैंने आपको एक और फैमिली कराई है जिस फैमिली को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ध्यान से देख लेना, इस लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले जो लेक्चर था, देखो कार्बन कितना खराब है। कार्बन के पास कोवेलेंसी थी, टेट्रावेलेंसी थी, कैटिनेशन थी, अब एक और सीडी आ गई भाई, जिस सीडी को बोलते हैं आइसोमरिज्म, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम जिसे यहां समझते थे वो ऑलरेडी यहां तक तो पहुंच चुका है, अभी इसको और ऊपर पहुंचाएंगे। Why is the number of carbon compounds so large? तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, ध्यान से देखना। अब हमने क्या बोला, nomenclature of organic compounds। nomenclature of organic compounds वैसे तो IUPAC वालों ने ही किया है, मैंने नहीं किया, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है। अब ध्यान से देखना, पहले देसी भाषा में, सबसे पहले फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, और उस नेम को बोलोगे पेरेंट चेन। जो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में सबसे लंबी चेन होती है उसको फाइंड करो और उसको बोलो पेरेंट चेन। बच्चा कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा बस मुझे थोड़ी देर झेल ले, समझ आ जाएगा। सेकंड, फाइंड द ब्रांच, नेम इट, गिव इट अ नंबर, छोटे से छोटा as per the carbon it is attached। ध्यान से, पहले आप दोगे ब्रांच का नाम दोगे, फिर आप दोगे ब्रांच का नंबर। ब्रांच का जो नंबर दोगे वो दोगे छोटे से छोटा, ये बात याद रख लेना। ब्रांच नंबर हैज टू बी छोटे से छोटा, जो कह रहा हूं पहले बात समझना। और फिर आएगा आपका फाइनल नेम। फाइनल नेम जो होगा वो होगा ब्रांच नंबर स्लैश ब्रांच और पेरेंट चेन। बच्चा कहेगा ये सर आप अपने आप को समझा रहे हो,
हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और अगर बच्चा ये बोलता है तो मैं बच्चे की ये वाली बात मानूंगा, मगर मैं प्यारे से बच्चे को बोलूंगा सबसे पहले बेटा जो मैंने लिखवाया है वो एक बार लिख ले, और अगर नहीं लिखना तो एक बार आगे पीछे करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास आइसोमर्स थे ब्यूटेन के, एक तो ये था CH3 CH2 CH2 CH3, और एक ये था CH3 CH3 CH CH3। गलत लिखने पे नौकरी जा सकती है, ध्यान से देख लेना। नीचे था CH3। अब सबसे पहले हमने पहला रूल क्या बोला है? पहला रूल बोलता है कि सबसे पहले फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इस वाले में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है 4 कार्बन एटम की, 1 2 3 4, और उस चेन को नाम बोला है पेरेंट चेन। तो हमने पेरेंट चेन तो ढूंढ ली जिसका नाम है ब्यूट। ब्यूट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 4 कार्बन एटम है, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम होंगे उसे हम ब्यूट से स्टार्ट करेंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ब्यूटेन। सेकंड रूल क्या है? फाइंड द ब्रांच, नेम इट, गिव इट अ नंबर, और छोटे से छोटा नंबर दो। मतलब इसकी ब्रांच, जब ब्रांच की बात आई तो कोई ब्रांच है ही नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की है, कोई ब्रांच है ही नहीं। अब क्योंकि ब्रांच नहीं है तो ब्रांच का नंबर भी नहीं है, तो अब जो इसका फाइनल नेम होगा वो क्या होगा? फाइनल नेम है ब्रांच नंबर, ब्रांच पेरेंट चेन। जब कोई ब्रांच है ही नहीं, ब्रांच नंबर ही नहीं है, तो इसका फाइनल नंबर क्या होगा? ब्यूटेन। और एक हल्का सा लिख देंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम तो हमें पता ही था सर, इतना जो आपने हमारा टाइम वेस्ट किया उससे आपने हमें सिखाया क्या? मैंने कहा मैं मान रहा हूं, बट एक मिनट रुक जाओ, यहां पर पिक्चर अभी बाकी है। यू सी दिस, पेरेंट चेन का नाम लिखोगे, ब्रांच का नाम लिखोगे, फिर ब्रांच को नंबर दोगे, और जो आपका फाइनल नेम होगा वो होगा ब्रांच नंबर स्लैश ब्रांच पेरेंट चेन। अब आराम से माता रानी का नाम लो। यहां पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो। पहले बेटा बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है? तो जो एक अच्छा बच्चा होगा वो बोलेगा सर मेरे हिसाब से तो 3 कार्बन एटम की जो चेन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, और जो ये वाला भाई है ये उसकी ब्रांच है। तो जब बच्चे ने ये देखा तो बच्चे ने कहा सर लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 और 3 कार्बन एटम है, तो मैं इसको बोलूंगा प्रॉप और एन। प्रॉप बोलने की भी वजह थी और एन बोलने की भी वजह थी। प्रॉप 3 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है सारे, इसलिए एन। सर ये जो ब्रांच CH3 है आपने अभी कराया है, CH3 जो है उसका नाम होता है मिथाइल। तो सर ये जो ब्रांच है इसका नाम हो गया मिथाइल। अब ब्रांच किसके साथ चिपकी हुई है? पहले कार्बन एटम के साथ तो नहीं है, सेकंड के साथ चिपकी हुई है। बच्चे ने कहा काउंटिंग इधर से क्यों कर रहे हो? इधर से तो करो। अगर इधर से भी काउंटिंग करें तो भी सेकंड के साथ चिपकी हुई है। यहां पर हमें उसे जो नंबर देना है वो छोटे से छोटा नंबर देना है। तो क्योंकि छोटे से छोटा नंबर भले इधर से दो या इधर से दो, नंबर आ रहा है 2, तो इस भाई साहब का पूरा जो नाम होगा वो होगा ब्रांच नंबर 2 स्लैश मिथाइल प्रोपेन। ये चिपका के लिखना है, दिस इज द नेम ऑफ सेकेंड आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक का नाम होता है एन ब्यूटेन और एक को बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। जब तक नॉमेनकल्चर डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक इस ब्रांच को बोलते थे आइसोब्यूटेन। ये अगर याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वो लेवल नहीं लिखा था
वो अब जरा ये नॉमेनकल्चर की स्क्रीनशॉट लेकर एज इट इज, पहले जो मैंने देसी भाषा में कराया है, पहले उसको लिख लो, पहले उसको लिख लो, फिर हम नेमिंग के पास आएंगे। नेमिंग के ऊपर मैं आपको पूरा 15 20 25 मिनट का लेक्चर दूंगा। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। आईयूपीएसी नॉमेन कल्चर क्या कहता है? वो कहता है द लॉन्गेस्ट चेन, रूल 1, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज फाउंड फर्स्ट। जो चीज मैंने थोड़ा हिंदी में बोली थी, द कंपाउंड देन नेम्ड as the derivative of alkane hydrocarbon which correspond to the longest chain of carbon atom, this is called parent chain। मैं आपको बिल्कुल नोट दे देता हूं। सेकेंड पॉइंट, द alkyl group, the alkyl group present as a side chain, present as a side chain, जिसको हम क्या बोलते हैं, branches are considered as substituents and named separately as मिथाइल, इथाइल, वो डिपेंड करता है कि वो ब्रांच क्या है, डॉट डॉट डॉट। नंबर 3, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, द कार्बन एटम ऑफ द longest chain are numbered in such a way, are numbered in such a way that the alkyl group, जिसको हम बोलते हैं substituent group, gets the lowest possible number, ये बात याद रख लेना। the position of alkyl group, the position of alkyl group is indicated by writing the number of carbon atom, by writing the number of carbon atom to which it is attached। ये बात याद रख लेना। और 5वां, ध्यान से, द IUPAC नेम, द IUPAC name of the compound is obtained by writing, इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहे हैं, position and name of alkyl group just before the parent हाइड्रोकार्बन। ये बात याद रख लेना। ये प्रोफेशनल तरीके से है, पूछा कभी नहीं जाता कि राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनकल्चर, बट एक बार लिख लेना। ये एक बार लिखने के बाद जो वो वाला है,
जो मेरे वाला है उसको तो 2 बार लिखना, ध्यान से देख लेना, ये वाला तो मिनिमम 2 बार लिखना, और ये वाला जो है कम से कम 1 बार जरूर लिखना। IUPAC नॉमेनकल्चर। अब ध्यान से, हमारा एक ही रूल है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब सबसे पहले एक कार्बन है तो H3, एक और एक 2 H2, एक और एक 2 H2, 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 H2 और H3। मैंने कहा इसका नाम करो। अब आप इसका नाम नहीं कर सकते तो सबसे पहले इसकी पेरेंट चेन निकालो, इसकी ब्रांच निकालो और ब्रांच को नंबर दो। उसके बाद हम इसका क्या लिखेंगे, फाइनल नेम। अगर आपका फाइनल नेम मेरे फाइनल नेम से मिल गया तो यू आर डूइंग वेरी वेल। ध्यान से देख लेना। तो बच्चे ने कहा लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की है। ये जो ऐसे टेढ़ा हुआ है इसको ब्रांच नहीं माना जाता। तो क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो है हेप्टेन। इसकी कोई ब्रांच नहीं है, इसको कोई ब्रांच नंबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हेप्टेन या फिर सिर्फ एन हेप्टेन। अगर क्लास 7 है तो आइदर वी विल से इट एज हेप्टेन या फिर एन हेप्टेन। पक्का? अगर क्लास 7 है तो 1 2 3 4 5 1। ध्यान से, एक है तो H3, 1 2 3 तो H, H3, H2, H2, H3। नेमिंग आए ना आए, सबसे पहले पेरेंट चेन, फिर ब्रांच नंबर, फिर फाइनल नेम। ऐसे भी लिखकर आ जाओगे तो टीचर को लगेगा कि आपने इंटरेस्ट लिया था। अब फिर मुझे पॉज कर दो और इसकी नेमिंग एक बार खुद से करने की कोशिश करो। तो बच्चे ने कहा कि सर इसमें आप हमें ट्रिक नहीं कर सकते, लॉन्गेस्ट चेन में इतने कार्बन एटम है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 5 हैं, तो पेंट एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। जो ब्रांच आ रही है सर वो ये आ रही है CH3। CH3 का नाम होता है सर मिथाइल। अब ब्रांच कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है? यहां से काउंटिंग करो तो सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है, और यहां से काउंटिंग करो तो फोर्थ कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं, और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये बात मैंने तुम्हें बताई हुई है, हमेशा छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर मतलब 2। तो आपका जो फाइनल नाम होगा वो होगा 2 स्लैश कैपिटल लेटर मिथाइल पेंटेन। अगर आपका ये आंसर मुझसे मैच कर गया है देन वेरी गुड। ये बात याद रख लेना। ये था नॉमेनकल्चर। एक आधा क्वेश्चन और कराता हूं। 1 2 3 4 1 2। हाँ, अब H3 3 है तो यहाँ H, 3 है तो यहाँ H, H3। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा काम करो, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप सबसे पहले मुझे पेरेंट चेन दे दो, आप मुझे ब्रांच दे दो, आप मुझे ब्रांच का नंबर दे दो, और फिर फाइनल नेम हम लोग लिख लेंगे। तो बच्चा बोलेगा अगर हम सीधा सीधा देखें तो इसकी जो पेरेंट चेन है उसके अंदर 4 कार्बन एटम है, और क्योंकि पेरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन एटम है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच में इस बार 2 बंदे आए हैं सर, 2 ब्रांच आए हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, 2 बार मिथाइल आ रहा है। तो मेरी क्लास बोलेगी सर ब्रांच जो होगी वो होगी मिथाइल, बट क्योंकि 2 बार आ रहा है तो होगी सर डाई मिथाइल। कोई चीज 2 बार आती है तो उसे डाई या बाई बोलते हैं, तो डाई मिथाइल। अब नंबरिंग, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो एक सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है और एक थर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक सेकंड के साथ है और एक थर्ड के साथ है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो फिर 1 एक सेकंड के साथ है और एक थर्ड के साथ है।
नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, नंबरिंग आ रही है 2,3, इधर से करो या इधर से करो तो भी आ रही है 2,3, तो नंबरिंग होगी 2,3, 23 मत लिख देना, इट विल बी 2,3। तो फाइनल नाम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका होगा 2,3 स्लैश डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया है। एक जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन मैंने बनाए भी थे और मैंने नेम भी किया था। आप आइसोमर्स ऑफ पेंटेन बनाओ, ट्राई करो, प्लस उन सब का नाम लिखो। ये एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ नहीं आता, सीधा आ जाता है राइट, ड्रॉ एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। हल्की सी हिंट इतनी दे दूंगा कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन 3 होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आइसोमर्स का नंबर निकालने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये करने के बाद आप लोग चाहो तो लखमीर सिंह की 220, 221, 222, 223 पे अप्रोक्सीमेटली हॉट्स मिला के 70 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप ये 70 क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।